आओ बाहर आ जाओ, सेठ दिलावर ने कहा और उसने जल्दी से अपनी फ्रॉक संभाल कर कदम गाड़ी से बाहर निकाला। तो नजर एक लम्हे के लिए रुक सी गई। उसने इस शानदार बंगले को देखा और फिर साथ खड़े हुए शख्स को, जो कल तक उसका मालिक था और आज उसका शरीक हयात। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चलो अब, उसके कहने पर वो ख्यालात से बाहर निकली और उसके साथ साथ चलने लगी। ले आए तुम ब्याह कर इस मुलाजमा को, हिकारत से देख कर कहा था। मामा, आज से ही मिसेस दिलावर है और मुझे ये बात बार बार याद न करवानी पड़ी। माई फुट, तुम इस 2 कौड़ी की मुलाजमा को बीवी मान सकते हो, मैं बहू नहीं। शमा बेगम ने शदीद हिकारत से कहा था। मामा, आवाज़ कदरे ऊंची थी। अब ये इस घर की मालकन है, मुलाजमा नहीं, और आपको ये बात कबूल करना ही होगी, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो तुम, बोलो। मामा, मुझे मजबूर मत करें। और तुमने जो किया है वो, मैंने जो भी किया है ठीक किया है। ये इस घर में नहीं रह सकती, ये यहाँ ही रहेगी और आप इसे कबूल करेंगी। नो वे दिलावर, मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो ठीक है फिर। क्या ठीक है फिर? दरवाज़ा खुला है, मतलब तुम मुझे इस मुलाजमा के लिए घर से निकल रहे हो। आज से इसका नाम अनीज़ा दिलावर है, सेठ दिलावर की बीवी। व्हाट रबिश, मामा चिल्ला कर कहा था और वह दोनों हाथ मुंह पर रख कर हैरान रह गई थी। दिलावर, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? अपनी माँ पर? आज के बाद इसे कोई भी पुरानी हैसियत से याद न करे, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। उंगली उठाकर उन्हें वार्न किया तो वो गुस्से से लाल होकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। चलो, तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? अब उसका रुख नूरा की तरफ था। मुझे कहाँ जाना है? हद है, अब ये भी मैं बताऊँ? तुम क्या पहली मर्तबा इस घर में आई हो? जी, हैरानगी से उसे देखकर बोली। अरे जाओ मेरे रूम में। हुक्म देकर वो बाहर निकल गया और वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होकर उसने देखा वो बिल्कुल उसी तरह का था जैसा रोज़ाना होता था। ना तो कोई सजावट थी और ना ही कोई उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। ये कैसी शादी है, उसने दिल में सोचा और आराम से जाकर बेड पर बैठ गई। खाली कमरा और साथ उसका खाली दिल। वो वक्त याद आया जब वो पहली बार इस घर में आई थी। क्या क्या कर लेती हो लड़की? शमा बेगम ने खड़कदार आवाज़ में पूछा था। जी बीबी जी, सब कुछ कर लेती है, घर के सारे काम करने आते हैं इसको, अम्मा ने जल्दी से कहा था। देखो मासी काकी, मुझे तेज़ काम करने वाली लड़की चाहिए। जी जी बीबी जी, नूरा बहुत जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेती है। चलो तुम्हारी बात मान लेती हूँ मासी काकी। सुनो लड़की, मुझे सब काम अच्छे से किए हुए चाहिए, और अगर तुमने इस घर की कोई भी चीज़ चोरी करने की कोशिश की तो 1 मिनट में पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं चोरी नहीं करती बीबी जी। मैडम, मुझे मैडम बोलोगी तुम? शमा बेगम ने शदीद गुस्से से कहा। जी मैडम। चलो उठो और जाओ जाकर किचन साफ करो, और कोई भी बर्तन टूटना नहीं चाहिए, वरना पैसे तनख्वाह में से काटूंगी। जी मैडम, कहकर वो किचन में चली गई थी और अम्मा उनसे तनख्वाह का कहकर वापस जाने लगी थी। तो वो दौड़कर उनके पास आई थी। अम्मा, मुझे इधर अकेले नहीं रहना, तुम मत जाओ। अरे मेरी धी, अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे किधर से, और इस मनहूस का नशा कैसा पूरा करेंगे? अम्मा ने अब्बे की तरफ इशारा किया था। चल मेरी बच्ची, जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म करके शाम को घर आ जाना। अम्मा प्यार करके वापस चली गई और वो रोती हुई फिर से किचन में आकर बर्तन धोने लग गई। नूरा। जी मैडम। जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया था उसे। वो दंग रह गई थी। आइंदा मेरी आवाज़ सुनकर सब काम छोड़कर हाजिर हो जाना, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगी मैं तुम्हारा। आंसू बहकर चेहरा भिगो गए थे, मगर वो खामोश थी, सिर्फ और सिर्फ गरीबी और मजबूरी की वजह से। जाओ और मेरे कपड़े प्रेस करो, जाके मुझे जाना है। कहीं तो वो खामोशी से उसके कमरे की तरफ बढ़ गई थी।
आंसू तवातर से बहने लगे थे और दरवाजे खुलने की आवाज़ के साथ ही वो डर कर फौरन सीधी हुई थी। तुम अभी तक ये 3rd क्लास तंबू पहनकर बैठी हो। अजीब लहजा था उस शख्स का, हिकारत भरा। जाओ जाकर शावर लो और वहाँ तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस पड़ा है, वो पहन कर आओ। शैम्पू से बाल धोना अच्छे से, और फिर जो साबुन रखा है उससे नहाना, और इस तंबू को उतार कर बाहर फेंको। तंबू? सारी जिंदगी मेरी माँ ने पैसे जोड़ जोड़ कर इसके लिए ये फ्रॉक बनाया था, इस शख्स की शादी के लिए, और उसे ये शख्स तंबू कह रहा है। दिल में शदीद चोट लगी थी, मगर वो बेबस थी। वो ना तो कुछ कह सकती थी और ना ही कुछ बोल सकती थी। तो खामोशी से वो उठी और वॉशरूम में घुस गई। पहले तो दिल का बोझ हल्का किया और फिर शावर लेकर नाइट ड्रेस पहना। उसे तो खुद से भी शर्म आने लगी। इतना बारीक और छोटा लिबास, उसने तो आज तक ऐसा लिबास नहीं पहना था। वो वहीं दीवार के साथ चिपक कर बैठ गई, क्योंकि इस लिबास में वद वलावर के सामने नहीं जा सकती थी। काफ़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सो गई हो क्या? नहीं, उसने अंदर से ही आवाज़ दी। तो बाहर क्यों नहीं आ रही? क्या मसला है? उसने जल्दी से अपनी फ्रॉक का दुपट्टा इर्द गिर्द लपेट लिया। आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और वो बुरी तरह से कांप ही रही थी। बाहर आओ जल्दी, अब गुस्से से कहा था। वो दरवाज़ा खोलकर उसके पीछे छुप गई। बाहर निकलो जल्दी। अब आवाज़ कदरे ऊंची थी। मुझे इस तरह बेहया न करें प्लीज़, डरते डरते कहा था। मैं शोहर हूँ तुम्हारा, निकाह किया है तुम्हारे साथ, हक है मेरा तुम पर। अब वो अंदर आ गया था। उसने अभी भी दुपट्टा अच्छे से लपेटा हुआ था। वो उसको खींचता हुआ बाहर ले आया था। आंसू अब तवातर से बहने लगे थे। दुपट्टा इर्द गिर्द लपेट कर भी वो खुद को बरहनाई महसूस कर रही थी। देखो, तुम पहले जो भी थी भूल जाओ इस बात को, मगर अब खुद को बदलो, अपनी औकात को पहचानो। औकात? हाँ, औकात। तो ये है औकात? क्या मतलब है तुम्हारा? गरीबों की औकात ये होती है कि उनके तन पर लिबास होता है, सर पर चादर, और अमीरों की औकात ये है कि वो लिबास पहनकर भी बेलिबास ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, साहब के गरीब ढका छुपा हुआ होते और अमीर जितना ज़्यादा अमीर उतना ही ज़्यादा बरहना। अब वो हिचकियों से रो रही थी। बेवकूफ़, वो बुड़बुड़ा रहा था। उसने नज़र उठाकर उसे देखा जहाँ मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ। फिर वो उसके करीब हुआ था और साथ ही एक जूस का गिलास उसे पकड़ा दिया था जिसमें उसने एक टैबलेट मिलाई थी, और साथ ही उसे बता भी दिया था कि वो औलाद नहीं चाहता। उसने अजीब नज़रों से दिलावर को देखा, जिस संजीदगी से उसे ही ये सब कुछ कह रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया और आंसू जब्त कर गई। पियो अब, उसे से कहा तो उसने चुपचाप वो जूस पी लिया था, क्योंकि वो अपनी औकात जान गई थी।